नमस्कार दोस्तों, पोस्टल वाला में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुशहाल होंगे। विभाग का काम भी साथ में करते रहना है, साथ में तैयारी भी करना है, परिवार का ध्यान भी रखना है सबका, क्योंकि हो सकता है कि पूरी जिम्मेदारी आपके ऊपर हो। और बहुत सारे ऐसे त्योहार भी बीच में आते रहते हैं जिनको एंजॉय भी करना है, पर पढ़ाई नहीं छोड़ना है। पढ़ाई छोड़ देंगे तो फिर बहुत गड़बड़ हो जाएगा, ये समझ लीजिए। पढ़ते रहना है, लगातार पढ़ना है, डेली पढ़ना है, जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, नहीं, जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। और सफलता लेना और सफल होना या ना होना आपके बस में है। मेहनत करेंगे तो सफल होंगे, नहीं मेहनत करेंगे तो नहीं सफल होंगे। कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अच्छे नंबर लाएंगे, होम डिवीजन मिलेगा। अच्छे नंबर नहीं लाएंगे, बाहर दूर दराज किसी स्थान पे आपको फेंक दिया जाएगा। परेशान हो जाएंगे, जिंदगी बेहाल हो जाएगी, जिंदगी नरक लगने लगेगी। इसलिए अच्छे नंबर लाइए, अच्छी रैंक लाइए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। ठीक है, चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस में आते हैं तो इसके पहले आपका मेल प्रोडक्ट पूरा हो चुका है, बिजनेस भी पूरा हो गया है। बैंकिंग एंड रेमिटेंस में आज केवल आपका आईपीपीबी बचा हुआ है, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक बचा हुआ है। आज हम इसी की चर्चा करने वाले हैं। ज्यादा समय नहीं लेंगे, आधे घंटे के अंदर आपको सारी चीजें बता देंगे। आईपीपीबी में क्या क्या होता है, कैसे इसको पूरा करना है और कहां से प्रश्न बनते हैं, ये भी हम आपको बताएंगे। ठीक है, ज्यादा कठिन नहीं है, सरल ही है, क्योंकि आईपीपीबी के बारे में सभी लोग ज्यादातर जानते हैं। कुछ लोगों को अगर नहीं जानकारी होगी, हमारे भाई बहनों को, तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको बहुत जल्द पूरी जानकारी होने वाली है। बस आधे घंटे का समय दीजिए, हम आपको क्लियर करके बताते हैं। ठीक है, तो जो आज की क्लास है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक यानी आईपीपीबी पर है। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की, आईपीपीबी की हम अगर फुल फॉर्म की चर्चा करें तो आईपीपीबी का जो फुल फॉर्म होता है वो इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक होता है। यहाँ पे एस लगा होता है। आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में मत टिक करिएगा, वो ऑप्शन में जरूर रहेगा। एस लगा के ही टिक करिएगा। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पूछता है, आईपीपीबी का फुल फॉर्म भी पूछता है, कुछ डेट्स भी पूछे जाते हैं, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो जो आईपीपीबी की शुरुआत की गई थी वो 650 शाखाओं और 3250 डाकघरों के साथ 1 सितंबर 2028 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया था? ये उद्घाटन ताल कटोरा स्टेडियम से किया गया था। आप इसको हमको बताइएगा होमवर्क में कि ताल कटोरा स्टेडियम कहाँ पर है, किस राज्य में है, किस शहर में स्थित है। ठीक है, तो इतना क्लियर हुआ कि आईपीपीबी की शुरुआत 650 शाखाओं के साथ 3250 डाकघरों के साथ मिलजुल कर सहभागिता के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा तालकटोरा स्टेडियम से 1 सितंबर 2018 को किया गया था। यह डेट पूछा जाता है, दिमाग में बिठा लीजिए। अब थोड़ा पीछे आएंगे क्योंकि इतिहास उसका जान रहे हैं आईपीपीबी का। तो 19 अगस्त 2015 को आईपीपीबी को भारतीय रिजर्व बैंक से भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक चलाने का लाइसेंस प्राप्त हुआ था। उस टाइम पे बहुत सारे ऐसे बैंक्स थे जिनको पेमेंट बैंक का लाइसेंस मिला था, उसमें से हमारा इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक भी था। ठीक है, कब किया गया था? 19 अगस्त 2015 को, यह भी डेट है। आईपीपीबी को आरबीआई से 7 सितंबर 2015 को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई थी। कब? 7 सितंबर 2015 को सैद्धांतिक मंजूरी मिल गई। 19 अगस्त 2015 को रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस मिला और 6 मार्च 2017 तक भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक का परिचालन शुरू करने की आवश्यकता चालू हो गई। कब? 6/3/2017 को। अब इसके बाद क्या हुआ था, इसके पहले थोड़ा सा अगर जाएंगे तो 1 जून 2016 को आईपीपीबी की स्थापना के लिए मंजूरी मिल गई थी। यानी 1 जून 2016 को आरबीआई द्वारा या
सरकार द्वारा आईपीपीबी की स्थापना की मंजूरी मिल गई थी। पूछता है, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी डेट आप पूरा पढ़ रहे हैं सब बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये डेट तो पूछा जा चुका है कि 1/6/2000 कब आईपीपीबी की स्थापना की मंजूरी मिली थी, तो 1 जून 2016 को। और लाइसेंस कब मिला था, 19 अगस्त 2015 को। ठीक है। आरबीआई से कब सैद्धांतिक मंजूरी मिली थी, 7 सितंबर 2000 सॉरी ये आपका 7 सितंबर 2015 को। ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स हैं, इनको याद रखना जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है कि 1 सितंबर 2018 को उद्घाटन किया गया था आईपीपीबी का। ठीक है। कुल परियोजना परिव्यय जो था वो 800 करोड़ रुपए का था। हम लोग तो मरते दम तक भी 1 करोड़ भी नहीं इकट्ठा कर पाते हैं। 800 करोड़ का पूरा खर्चा आया था। इसका खर्चा निर्धारित किया गया था, इतने में आईपीपीबी को स्टार्ट करना है। कितना बजट मिला था, 800 करोड़ का। अब 17 अगस्त 2016 को इसे भुगतान बैंक, पेमेंट्स बैंक स्थापित करने के लिए एक सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी के रूप में पंजीकृत किया गया था। कब, 17 अगस्त 2016 को। सार्वजनिक लिमिटेड सरकारी कंपनी का मतलब ये होता है कि इंडिया द्वारा जो गवर्नमेंट रजिस्टर्ड होते हैं उनको रजिस्टर्ड किया गया था। कब, 17 अगस्त 2016 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट, आईपीपीबी का पायलट प्रोजेक्ट, आईपीपीबी का पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन रायपुर और रांची में, कहां पे किया गया था, रायपुर और रांची में। रांची झारखंड में है और रायपुर आपका छत्तीसगढ़ में है। 30 जनवरी 2017 को पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई थी, इसका उद्घाटन किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है, आप इसको हमको होमवर्क में हम आपको दे रहे हैं, इसको करके बताइएगा, क्योंकि आईपीपीबी को बहुत लंबा क्लास नहीं खींचना है, जल्दी इसको कंप्लीट करना है। ठीक है। पायलट प्रोजेक्ट के बारे में एक बार सर्च करके जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। तो 30 जनवरी 2017 को रायपुर और रांची में पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आईपीपीबी की स्थापना के लिए 1435 करोड़ मिलियन लागत से मंजूरी मिली थी। इसको अगर हम डॉलर में बात करें तो 200 मिलियन डॉलर, कितने डॉलर, 200 मिलियन डॉलर या 1435 करोड़ की स्थापना के लिए मंजूरी मिली थी। और कुल परियोजना का जो परिव्यय है वो अलग चीज है, स्थापना का जो मंजूरी के बाद किया गया है वो अलग चीज है। ठीक है। परिव्यय अलग होता है, स्थापना में कितना खर्चा आता है वो सब चीजें अलग है ना। आईपीपीबी का जो स्लोगन था वो था, आपका बैंक आपके द्वार पूछता है। ये जारी किया गया था, क्या, आपका बैंक आपके द्वार। ठीक है। ये आईपीपीबी का स्लोगन है। तो इसमें ये चीजें महत्वपूर्ण है। डायरेक्टर एंड चेयरमैन की बात करें तो करंट टाइम पे 2026 में आईपीपीबी के जो डायरेक्टर चेयरमैन है वो वंदिता कौल जी हैं। और ये एक अपने क्या बोलते हैं, पोस्टल सर्विस बोर्ड में भी इनका बहुत बड़ा रोल है, वहां पर भी इनको कुछ पद दिया गया है। अब बताएंगे नहीं उसको क्योंकि पढ़ा चुके हैं एक बार। ठीक है। यहां से आप सर्च करके, बहुत सारे लोगों को तो हमारे भाई बहन को याद हो गया होगा कि वंदिता कौल किस पद पे हैं। ठीक है। आप वहां से एक बार, जिनको नहीं बन रहा है वो देख लेंगे। एमडी एंड सीईओ आईपीपीबी के श्री आर विश्वेश्वरन जी हैं। कौन है, श्री आर विश्वेश्वरन। ठीक है। ये पूछ लेता है कभी कभी, डायरेक्टर चेयरपर्सन या फिर एमडी या सीईओ, दो में से किसी को कभी कभी पूछ लेता है। हो सकता है किसी सर्कल में आपका डायरेक्टर पूछ ले, किसी सर्कल में एमडी या सीईओ पूछ ले, तो दोनों एक ही है, एमडी एंड सीईओ, डायरेक्टर एंड चेयरमैन। ये नहीं है दोनों, देखिए एमडी एंड सीईओ पद एक ही आदमी रहता है, डायरेक्टर एंड चेयरमैन में एक ही आदमी रहता है। ठीक है। ये हो गया कुछ बेसिक जानकारी आईपीपीबी की, जो हिस्ट्री के तौर पे था, आपको जानना बहुत जरूरी था क्योंकि इसमें डेट्स पूछे जाते हैं। कब इसकी शुरुआत की गई, कितने बजट के साथ स्टार्ट हुआ, कितनी लागत मिला था, कितना स्थापना में खर्च हुआ, कितने डाकघरों में लॉन्च किया गया, है ना, किसके द्वारा स्थापना किया गया, किसके द्वारा उद्घाटन किया गया, कब किया गया, ये सारी चीजें इसमें डेट के तौर पर पूछती हैं। इनको चाहो तो आप अलग से अपने नोट्स में लिख कर कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है।
अब चर्चा करते हैं आईपीपीबी के अकाउंट के बारे में, आईपीपीबी के खाते के बारे में। तो सब जगह दो तरह के अकाउंट होते हैं आईपीपीबी में। एक होता है सेविंग अकाउंट, दूसरा होता है चालू अकाउंट, जिसको करंट अकाउंट बोलते हैं। पहले सेविंग अकाउंट की चर्चा करेंगे। तो सेविंग अकाउंट में आप 5 प्रकार से पढ़ेंगे। कितने प्रकार से पढ़ेंगे? 5 प्रकार से सेविंग अकाउंट आईपीपीबी में ओपन होते हैं। यहां से देखिए, आपका ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये सेविंग अकाउंट है। देखिए, ये आईपी इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का वेबसाइट है। अभी लेटेस्ट का है, 2026 का है ना, करंट में अपडेटेड है। तो प्रोडक्ट्स में आप यहाँ पे आएंगे, आपके पास आईपीपीबी का कमांड डालेंगे, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक, वहां पे सर्च करेंगे गूगल में, ये पेज आपको मिल जाएगा। होम पेज है आईपीपीबी का। आप पर्सनल में जाइएगा, पर्सनल में प्रोडक्ट्स में जाइएगा, और ये आपका सेविंग अकाउंट और ये करंट अकाउंट, दोनों चीजें मिलेंगी। यहाँ पे आपका करंट अकाउंट मिलेगा। करंट अकाउंट में 5 तरह के करंट अकाउंट होते हैं। प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट, प्रीमियम सेविंग अकाउंट, रेगुलर सेविंग अकाउंट, डिजिटल स्मार्ट सेविंग अकाउंट और बेसिक सेविंग्स अकाउंट। ठीक है, ये 5 तरह के अकाउंट्स आईपीपीबी में सेविंग अकाउंट होते हैं। तो यदि कोई पूछता है, प्रश्न में पूछा जाता है कि आईपीपीबी में सेविंग्स अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, तो 5 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? 5 टाइप्स होते हैं। थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं सबके बारे में। बाकी हम आपको नोट्स देंगे, उस नोट्स में पूरा गहराई से हर एक चीज बताया रहेगा। यहाँ पे केवल बेसिक जानकारी उसके बारे में जानेंगे, फिर उसी को आप विस्तृत में चाहें तो नोट्स में पढ़ सकते हैं, वहां समझ में आपके आएगा, श्योर है। आईपीपीबी का जो सेविंग अकाउंट्स में प्रीमियम अकाउंट्स की बात करें, अगर प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट में, तो अकाउंट ओपनिंग का जो चार्ज है वो 149 रुपए प्लस जीएसटी के साथ 18% लगता है। ठीक है, ये हो गया आपका चार्ज। रिन्यूअल चार्ज इसका 99 रुपीज प्लस जीएसटी अलग से लगेगा। इसके अंतर्गत आप डीएलसी भी जारी करवा सकते हैं, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भी आप यहां से जारी हो जाएगा आपका। एज की बात करें तो प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट के लिए एज मिनिमम 10 साल आपका पूरा होना चाहिए। इतना चीज क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपका प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट के बारे में। दूसरा देखिए, प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट। अब दूसरे नंबर पे चर्चा करेंगे रेगुलर सेविंग्स अकाउंट। इसको नियमित बचत खाता भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नियमित बचत खाता भी बोलते हैं हिंदी में। इसमें क्या फंक्शनैलिटी है, क्या इसका प्रॉपर्टी है? तो पोसा से आप इसको लिंक करवा सकते हैं, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट से। वर्चुअल डेबिट कार्ड आपको मिल जाएगा, जहां से आप फोन पे, गूगल पे, दुनिया भर का ऑनलाइन यूपीआई स्टार्ट कर पाएंगे। अकाउंट आपका 0 रुपए से खुल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 0 रुपए से खुल जाएगा। जो ब्याज रहेगा इसमें, यानी जो आप पैसा इसमें अपना बचत करके रखेंगे, उसमें जो ब्याज मिलेगा, तो 1 लाख रुपए तक 2% इंटरेस्ट का प्रावधान है। कितने परसेंट मिलेंगे? 1 लाख रुपए तक रखेंगे तो 2%, 1 लाख से ऊपर और 2 लाख तक रखते हैं तो आपको 2.25% ब्याज मिलेगा। 1 लाख से ऊपर पर और 2 लाख से कम, है ना। 2 लाख तक, कम नहीं, 2 लाख तक। 1 लाख से ऊपर यानी 1 लाख 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक आपको 2.25% ब्याज मिलता है। ये ब्याज आपका त्रैमासिक क्रेडिट होता है, हर 3-3 महीने में वो ऑटोमेटिक आपके अकाउंट में आईपीपीबी में क्रेडिट हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया? तीसरे नंबर पर आता है डिजिटल सेविंग अकाउंट। डिजिटल सेविंग अकाउंट की अगर हम बात करें, ये रहा आपका डिजिटल सेविंग अकाउंट। तो डिजिटल सेविंग अकाउंट में क्या होता है कि इसमें केवल थोड़ा सा कुछ चीजें अलग होती हैं। क्या होती हैं? एज की चर्चा करें तो मिनिमम एज यहां पे आपको डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में 18 साल कम से कम पूरा होना चाहिए। कितना पूरा होना चाहिए भैया? 18 साल कम से कम पूरा होना चाहिए। जो ब्याज है वो आपको 2% एनुअली के हिसाब से मिलेगा, यानी 2% वार्षिक ब्याज आपका लगेगा। और ब्याज मिलेगा कैसे? त्रैमासिक में ही मिलेगा। ठीक है, इसमें 1 लाख से आपका ऐसा नहीं है कि 1 लाख 1 रुपए से 2 लाख तक रखेंगे तो 2.2% मिलेगा, नहीं, 2% इसका फिक्स है।
चौथे नंबर पर आता है बेसिक सेविंग्स अकाउंट, मूल बचत खाता इसको बोलते हैं। इसमें जो ब्याज का प्रावधान है वो रेगुलर सेविंग अकाउंट की तरह ही मिलेगा, मतलब कि रेगुलर सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए तक 2% और 1 लाख 1 रुपए से 2 लाख रुपए तक 2.5% ब्याज आपको मिलेगा। किसमें? बेसिक सेविंग्स अकाउंट में। बस थोड़ा थोड़ा जानकारी इसमें ऐसे ही मोटे तौर पर ले लेना है कि कहीं मान लीजिए पोस्ट ऑफिस में आपको किसी भी एग्जाम में पीएसए का हो, चाहे पोस्टमैन हो, चाहे एमटीएस का हो, मान लीजिए पूछ ही लिया कि कितने प्रकार के सेविंग्स अकाउंट होते हैं, तो आप बता लेंगे कि 5 प्रकार के सेविंग्स अकाउंट होते हैं। और ये पूछ लिया कि अकाउंट कितने तरह के होते हैं, तो अकाउंट बेसिकली 2 तरह के होते हैं, सेविंग्स अकाउंट और करेंट अकाउंट। ठीक है, तो सेविंग्स अकाउंट में 5 प्रकार के आपके सेविंग्स अकाउंट हो गए। एक थोड़ा सा कुछ नोट में बताया गया है कि वर्चुअल डेबिट कार्ड जो आपका जारी होता है उसका चार्ज 25 रुपए लगता है। वर्चुअल डेबिट कार्ड, वर्चुअल डेबिट कार्ड का काम क्या है? जैसे मान लीजिए कि आप यूपीआई चलाना चाहते हैं, फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, चाहे कुछ भी हो, तो उसमें आपको एक कार्ड का एक्सपायरी डेट और कार्ड नंबर ये सब की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है? लास्ट के 6 डिजिट एक्सपायरी डेट ये सब पड़ती है ना। तो वर्चुअल डेबिट कार्ड वही होता है, फिजिकली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, आप केवल उसमें कार्ड नंबर ले सकते हैं, लास्ट के 6 डिजिट और एक्सपायरी डेट। ठीक है, उसी से आपका फोन पे नंबर, गूगल पे, ये सारी चीजें चालू हो जाएगा। लास्ट में आता है 5वें नंबर पे प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट। ये प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट की तरह ही चार्ज रहता है। इसका जो चार्ज रहता है वो प्रीमियम सेविंग अकाउंट की तरह रहता है, जो शुरू में चर्चा किए थे कि प्रीमियम सेविंग अकाउंट में चार्ज, खाता ओपन करने का चार्ज 149 रुपए प्लस जीएसटी है, रिन्यूअल का 99 रुपए प्लस जीएसटी है ना। तो ये प्रीमियम सेविंग्स अकाउंट की तरह ही रहता है। कौन सा अकाउंट? प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट। इसका मेन उद्देश्य क्या था विभाग को जारी करने का? अभी जारी किया है, पहले नहीं था। इसमें मेडिसिन से संबंधित है, दवा से संबंधित है, हॉस्पिटल से संबंधित है, बीमारी से संबंधित है। ठीक है, इसमें आपको सबसे बड़ी बात कि फ्री में डोर स्टेप सर्विस मिलेगी। यदि आपका पैसा है तो आपको कोई ऐसी बीमारी है, आप नहीं जा सकते हैं, तो आपको डोर स्टेप सर्विस पूरी तरह से फ्री में हमारे विभाग द्वारा, आईपीपीबी के जो हमारे ये मान के चलिए कि चाहे वो जीडीएस हो, चाहे रेगुलर कस्टमर, रेगुलर आपके एम्प्लॉयज हो, किसी के माध्यम से वो सुविधा आपको डोर स्टेप में फ्री में प्रदान करवाई जाएगी। किसमें? प्रीमियम आरोग्य सेविंग अकाउंट में। जो इसका चार्ज रहेगा वो प्रीमियम सेविंग अकाउंट की तरह ही रहता है। ठीक है, यह भी ऐड हुआ है लेटेस्ट में, इसको ध्यान में रखिएगा। अब आते हैं, चर्चा करते हैं आईपीपीबी की सेवाएं, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक की सेवाएं। कौन कौन सी सेवाएं इसके अंतर्गत मिलती है? तो ये अकाउंट हो गया सेविंग अकाउंट। और करंट अकाउंट में कुछ नहीं है। करंट अकाउंट भी आपको पीडीएफ में दिया रहेगा, उसमें हो सकेगा तो देख लीजिएगा, है ना। रेगुलर सेविंग अकाउंट ही है। करंट अकाउंट ज्यादा पैसे से खुलता है, उसमें ज्यादा पैसा रखना पड़ता है, ज्यादा बड़ा लेन देन के लिए होता है। ठीक है, व्यवसायिक चीजों के लिए ज्यादातर इस्तेमाल किया जाता है, ये सारी चीजें उसमें होती हैं। आईपीपीबी की सेवाएं में चर्चा करें अगर, तो सर्विसेज में जाएंगे, यहाँ पे आपको पूरा ये देखिए, डोर स्टेप बैंकिंग भी है, पेमेंट्स भी है, अदर सर्विसेज भी है, कांटेक्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर पर्सनल में दिया गया है। सर्विसेज में A to Z पूरा जो भी 8 या 10 सर्विसेज हैं उनके बारे में भी थोड़ा थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है। मोबाइल बैंकिंग पहले नंबर पे आता है आपका। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है सबको पता है। मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, इसको एम बैंकिंग आईपीपीबी का बोलते हैं। जो आपके पास ऐप होता है ना, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक का ऐप नहीं होता, जहां से आप स्वीप इन स्वीप आउट करते हैं, पेमेंट्स करते हैं, रिचार्ज करते हैं, बहुत सारी सुविधाएं रहती हैं, ऑनलाइन का पूरा काम उसमें रहता है। बिल का पेमेंट कर लेते हैं, भीम यूपीआई, सारी चीजें उसमें जुड़ी होती हैं। फंड का ट्रांसफर कर लेते हैं, एक जगह से लिंक करके करते हैं कि नहीं करते हैं, रिचार्ज वगैरह ये सारी चीजें तो उसमें रहती हैं। स्वीप इन स्वीप आउट कर लेते हैं, पोसा से लिंकेज रहता है, तो आप सेविंग के अकाउंट से जो आपका पीओएसबी में खाता में पैसा है उसको आईपीपीबी में डाल लेते हैं, आईपीपीबी से वहां पे ट्रांसफर कर लेते हैं।
यही होता है आई मोबाइल बैंकिंग का। ठीक है, सबको पता है मोबाइल बैंकिंग क्या होता है, क्योंकि सबके पास इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक्स का मोबाइल बैंकिंग ऐप सबके पास है। जिसके पास नहीं होगा तो इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि मैक्सिमम 99% लोगों का जो सैलरी क्रेडिट होता है, चाहे वो जीडीएस का हो चाहे रेगुलर एम्प्लॉयज का हो, आईपीपीबी में ही आता है। दूसरे नंबर पे आता है एसएमएस बैंकिंग। ये देखिए एसएमएस बैंकिंग। यहां पे एसएमएस बैंकिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि एसएमएस बैंकिंग के लिए मोबाइल नंबर क्या प्रावधान किया जाता है आईपीपीबी के द्वारा। तो मोबाइल नंबर है 9910228664। याद रखिएगा मोबाइल नंबर क्या है, 9910228664 एसएमएस बैंकिंग का नंबर है। आप इसमें अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा पूछताछ कर सकते हैं। दो चीजें, बैलेंस आपको भेजना है, कैपिटल में BAL लिखकर आप टेक्स्ट मैसेज करिए, इस नंबर पे फॉरवर्ड कर दीजिए, बैलेंस आपके मोबाइल में टेक्स्ट मैसेज में आ जाएगा। मिनी स्टेटमेंट यदि आपको जानना है तो लेटेस्ट मिनी स्टेटमेंट 8-10 ट्रांजेक्शन का आप मिनी लिखकर टाइप करिए, इस नंबर पे स्पेस देकर फॉरवर्ड कर दीजिए, आपको मिनी स्टेटमेंट मिल जाएगा। ठीक। तीसरे नंबर पे आता है सर्विसेज में ही मिस्ड कॉल बैंकिंग, है ना। मिस्ड कॉल बैंकिंग, मिस्ड कॉल से भी आप अपने बैलेंस और मिनी स्टेटमेंट को भी जान सकते हैं। कैसे? सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप अपने आईपीपीबी के खाते से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से 9650121379 पे मिस कॉल करिए और मोबाइल नंबर को मिस्ड कॉल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड करवाइए। आप इस पे मिस कॉल करेंगे, रजिस्टर्ड नंबर पे कॉल करके अपने आप फोन ऑटोमेटिक मिस कॉल से कट जाएगा। आपका मोबाइल बैंक मिस कॉल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड करवा दीजिए, रजिस्टर्ड हो जाएगा। उसके पश्चात यदि आपको बैलेंस इंक्वायरी जानना है, आपको बैलेंस जानना है तो 9910223398 पर मिस कॉल दीजिए, आपको बैलेंस बताएगा मैसेज में। मिनी स्टेटमेंट जानना है, आप 9910285326 पे मिस कॉल करिए, आपको मिनी स्टेटमेंट बता देगा, किससे? टेक्स्ट मैसेज के माध्यम से। ठीक है, ये हो गया आपका मिस कॉल बैंकिंग। तो कौन कौन सी सेवाएं हो गई? सबसे पहले तो मोबाइल बैंकिंग हो गया, एसएमएस बैंकिंग हो गया, मिस कॉल बैंकिंग हो गया। तो जो विभाग द्वारा प्रश्न पूछा जाता है तो वो यही से तो प्रश्न बनते हैं। कहां से? भाई पूछ लेगा एसएमएस बैंकिंग के लिए नंबर कौन सा है, मिस कॉल बैंकिंग के लिए नंबर कौन सा है, एसएमएस के लिए, मिस कॉल बैंकिंग के लिए रजिस्टर्ड करवाने का नंबर कौन सा है, और मिनी स्टेटमेंट के लिए कौन सा मोबाइल नंबर है, बैलेंस इंक्वायरी के लिए कौन सा मोबाइल नंबर है। तो ये वगैरह वगैरह चीजें विभाग द्वारा पूछा जा सकता है। इसी तरह के प्रश्न विभाग बनाता है और आपके सामने रख देता है। आप कंफ्यूजन में रहते हैं कि मिस कॉल बैंकिंग को पता लगा आप एसएमएस बैंकिंग में नंबर सेट कर दिए, वहां पे आप टिक कर दिए, और एसएमएस बैंकिंग को आप मिस कॉल बैंकिंग में कर दिए। नहीं, दोनों का अलग अलग याद करके रखिएगा। चौथे नंबर पे आते हैं आईपीपीबी की फोन बैंकिंग सेवाएं। कौन सी सेवाएं? फोन बैंकिंग सेवाएं। आइए इसको समझते हैं। फोन बैंकिंग सेवाओं में इसके लिए आपको 155299 पर कॉल करना पड़ेगा, जो कि टोल फ्री है। टोल फ्री है, इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। पूछता है टोल फ्री नंबर कौन सा है आईपीपीबी का, ये यहाँ पे वेबसाइट पे ऊपर ही कहीं दिया रहता है। ये देखिए 199, ये दिखा यहाँ पे सबसे ऊपर जहां पे कर्सर है, 199299। ठीक है, इस पे टोल फ्री नंबर है, आप इस पे कॉल करके अपनी जो भी दुविधा है, समस्या है, कुछ दिक्कत है, आप यहाँ पे कंप्लेन दर्ज करवाना है। हर चीज यहाँ पर फोन बैंकिंग उपलब्ध है। कंप्लेन भी दर्ज करवा सकते हैं, एनी अदर कोई डिटेल चाहिए ले सकते हैं। कितने भाषाओं में उपलब्ध है ये सर्विस? 13 भाषाओं में। भारत देश के 13 भाषाओं में, 13 लैंग्वेजेस में आपको फोन बैंकिंग की सुविधा उपलब्ध है। ठीक है, अब ये ना समझिएगा कि मोबाइल तो एक ही है, फोन एक ही है, तो दोनों का अलग अलग कैसे हो गया। नहीं, फोन मतलब कि टेलीफोन से बात कर, मोबाइल यानी मोबाइल पे काम करके। ठीक है, दोनों अलग अलग है। तो कौन सा टोल फ्री नंबर है आईपीपीबी का? 155299। याद करके रखिएगा, 5 के पहले 1, 9 के पहले 2, बाकी 155299। ठीक है, अब आते हैं, ये हो गया फोन बैंकिंग हो गया। आईपीपीबी एंड पोसा लिंकेज।
आईपीपीबी एंड पोसा लिंकेज। पोसा लिंकेज क्या है? ग्राहक के किसी भी खाते की राशि को दिन के अंत में 2 लाख रुपए से ऊपर होने पर लिंक किए गए पीओएसबी खाते में ट्रांसफर कर दिया जाता है। जैसे आपका लेन देन अगर दिन में मान लीजिए कि 3 लाख का लेन देन हो गया, तो 2 लाख से ऊपर की जितनी भी रकम रहेगी वो पोसा यानी पीओएसबी अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा, उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। क्योंकि जो आपका आईपीपीबी का अकाउंट है, आईपीपीबी का अकाउंट वो पीएसबी से लिंक है ना, इसीलिए तो लिंक किया जाता है कि आप आईपीपीबी में 2 लाख से ऊपर नहीं रख सकते हैं। 2 लाख से ऊपर जो भी अमाउंट होगा, यदि पोसा लिंकेज है तो आपके पीओएसबी अकाउंट में ऑलरेडी ट्रांसफर हो जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यदि आपका लिंक नहीं है तो 2 लाख से ऊपर जाएगा ही। ठीक है, इसीलिए तो आईपीपीबी को पीओएसबी से लिंक किया जाता है और किसी ने लिंक किया जाता है। बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज हैं जो पोसा में मिलती हैं, आईपीपीबी में नहीं मिलती। जो आईपीपीबी में मिलती हैं वो पोसा में नहीं मिलती हैं, इसीलिए दोनों को लिंकेज किया जाता है आपके फैसिलिटीज को बढ़ाने के लिए, आपकी सुविधा को बढ़ाने के लिए, ना कि आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ाने के लिए। ठीक है, ये चीज होती है पोसा लिंकेज का फायदा। डिजिटल सेविंग अकाउंट्स के साथ पीओएसबी सुविधा उपलब्ध नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। ये डिजिटल में नहीं है, रेगुलर सेविंग अकाउंट्स वगैरह में रहती है और प्रीमियम सेविंग अकाउंट्स में रहती है, डिजिटल में नहीं है। ठीक है, डिजिटल सेविंग अकाउंट्स को अदर सेविंग अकाउंट में यदि आप ट्रांसफर करवा लेते हैं तब आप पीओएसबी को लिंक कर सकते हैं। पूछ सकता है विभाग में कि कौन सा ऐसा सेविंग्स अकाउंट है जिसमें पोसा लिंकेज नहीं होता है, तो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट में पोसा लिंकेज संभव नहीं है। यदि आपको करवाना है तो आप करवा सकते हैं, पर आपको उसके पहले अकाउंट को अपने ट्रांसफर करवाना पड़ेगा दूसरे सेविंग अकाउंट में। क्लियर है? अब इसके बाद आते हैं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। इसका फुल फॉर्म होता है डीएलसी। डीएलसी का फुल फॉर्म है ये डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट। डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट किसके लिए होता है? जो हमारे पेंशन भोगी हैं उनके लिए डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है, जिसका चार्ज कितना है? 70 रुपए। चार्ज पूछता है, किसको जारी किया जाता है ये भी पूछता है, याद कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, डीएमटी, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर भी हमारे आईपीपीबी की सर्विसेज में ही आती हैं। इसको क्लियर में जानना है तो हम आपको दे देंगे पीडीएफ, वहां से आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर ये जाने रहिए कि डीएमटी का फुल फॉर्म क्या होता है, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर, क्योंकि ये पूछा जा सकता है। अब आता है सीएलसी। सबको पता है सीएलसी क्या होता है। सीएलसी में यदि आएंगे, डोमेस्टिक मनी ट्रांसफर हो गया और सीएलसी आया, तो चाइल्ड एनरोलमेंट लाइट क्लाइंट, ये सीएलसी आपके आईपीपीबी का ही सर्विसेज है, सुविधा है। इसमें क्या होता है कि 2 चीजें आराम से हो जाती हैं। आधार का काम है ये, आधार की सर्विस से जुड़ा हुआ है। इसमें 2 चीजें बहुत अच्छे से हो जाता है। पहला तो आप मोबाइल नंबर अपडेट करवा सकते हैं आधार में, बड़े आसानी से, बहुत कम समय में होता है। हाँ, ऑपरेट भी जल्दी हो जाता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता। दूसरा चीज, आप 0 से 5 साल के बच्चे का नया आधार कार्ड भी सीईएलसी की सेवा के माध्यम से बनवा सकते हैं। ये बेसिकली क्या होता है कि बीपीएम और एबीपीएम या आपके जो रेगुलर एम्प्लॉयज हैं, चाहे वो पोस्टमैन है, एमटीएस है, वो भी उसका फायदा ले सकते हैं। तो गांव-गांव में ये सेवा देने के लिए कि 2 सेवाएं कम से कम, देखिए, कंप्यूटर का रखरखाव करना और सुपरवाइजर के द्वारा, जो सुपरवाइजर ऑपरेटर होते हैं आधार के, यूडाई के, है ना, होते हैं ना पोस्ट ऑफिस की तरफ से, तो वो क्या गांव-गांव तो जाके कर नहीं सकते हैं, आपको आपके सर्विस सेंटर में ही आना पड़ेगा। यानी ज्यादातर एसओ में रहते हैं, बीओ में तो ऑपरेटर होते नहीं है। बीओ में केवल सीएलसी ऑपरेटर होते हैं, जो मोबाइल से, विभाग द्वारा जो मोबाइल मिलता है उसके माध्यम से वो नया एनरोलमेंट करते हैं, नया आधार बनाते हैं और मोबाइल नंबर भी अपडेट करते हैं। ठीक है, ये 2 चीजें सीएलसी के माध्यम से होता है। सीएलसी का फुल फॉर्म पूछा जाता है, उसको याद कर लीजिएगा। अब आते हैं आईपीपीबी पेमेंट्स की। इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक में पेमेंट्स की चर्चा करेंगे। ये देखिए, पेमेंट्स आपका है, आप बिल पेमेंट्स कर सकते हैं, रेमिटेंसेस एंड फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, डीबीटी करवा सकते हैं, इनैच करवा सकते हैं,
डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट्स में आप आ सकते हैं, और कार्ड्स में भी आपका पेमेंट्स के तौर पर दिया है क्यूआर कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड, दो तरह के कार्ड होते हैं। पहले हम चर्चा करेंगे पेमेंट्स में बिल पेमेंट्स की। ठीक है, तो बिल पेमेंट्स में कोई भी पेमेंट आप आईपीपीबी ऐप के माध्यम से कर सकते हैं। दूसरा आईएमपीएस, तत्काल भुगतान सेवा, इसका फुल फॉर्म पूछता है इमीडिएटली मनी पेमेंट सर्विसेज, केवल फुल फॉर्म इसका आता है बस, और कुछ नहीं। आईएमपीएस का जो चार्जेस है, जो लगता है, वो चीजें आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी, पर वहां से यदि हम चार्जेस पढ़ाने बैठ जाएंगे तो फिर बहुत समय लगेगा, है ना। इसीलिए आईएमपीएस होता क्या है, इसका काम क्या है, इमीडिएटली मनी पेमेंट सर्विस है। आईएमपीएस से तत्काल पैसा दूसरे के खाते में ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, एनईएफटी भी पेमेंट्स में आता है आईपीपीबी के। एनईएफटी का भी फुल फॉर्म देख लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, इसका भी फुल फॉर्म पूछता है। चौथे नंबर पे आते हैं आरटीजीएस की, तो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, सबका फुल फॉर्म देख लीजिए, सबका फुल फॉर्म आता है भैया। आरटीजीएस का क्या होता है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। आरटीजीएस में ज्यादा अमाउंट का आप कर सकते हैं, एनईएफटी में थोड़ा सा अमाउंट का लिमिटेशन रहता है। यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। सबका फुल फॉर्म पूछ लेता है विभाग द्वारा, सबका कभी ना कभी किसी न किसी सर्कल में पूछा हुआ है, इसको अच्छे से याद करके चलना है क्योंकि प्रश्न यहीं से बनने हैं। डोर स्टेप और काउंटरों पर यूपीआई, डोर स्टेप सर्विस यानी जो घर घर जाकर सुविधा देते हैं उसको बोलते हैं। काउंटर्स पर यदि आप पोस्ट ऑफिस के डाकघर में जाते हैं, वहां पर काम करवाते हैं, तो उसको काउंटर यूपीआई बोलते हैं। एईपीएस पूछता है आधार इनेबल्ड पेमेंट्स सिस्टम। एईपीएस क्या होता है कि आधार नंबर के माध्यम से आप पैसा निकाल सकते हैं, पैसा जमा कर सकते हैं, उसको एईपीएस बोलते हैं। इसके कुछ चार्जेस हैं, कुछ फ्री रहते हैं, वो सारी चीजें आपको पीडीएफ में दिया गया है। डीबीटी पूछता है फुल फॉर्म डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफर, यानी प्रत्यक्ष लाभ अंतरण। 9वें नंबर पे आता है डीओपी प्रोडक्ट्स की। यदि बात करें, डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट, डीओपी उत्पाद भुगतान का है, यहां पे देखिए क्लियर होगा, यहां पे डीबीटी हो गया, इनएच हो गया। इनएच के सुविधा भी उपलब्ध है भैया। इनएच की सुविधा जानते हैं क्या होता है, इनएच के माध्यम से कोई भी पेमेंट हो आपका डायरेक्टली, जैसे कोई लोन है, कुछ ऐसी चीजें हैं, तो मंथली आप नहीं भी चाहेंगे तो डेट सेट रहता है, तो उस डेट पर वो आपका पैसा कट जाता है ऑटोमेटिक, उसका ईएमआई का पेमेंट हो जाता है, बस आपको उतना मेंटेन करके अमाउंट रखना पड़ता है, वो होता है इनएच। क्या भी सर्विस है आपके। डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट्स में यदि आते हैं, तो प्रोडक्ट पेमेंट्स में ये रहा आपका, है ना, प्रोडक्ट पेमेंट्स। इसमें 5 तरह की सर्विस उपलब्ध है। कौन कौन सी सर्विस उपलब्ध है, यहां से भी आप देख सकते हैं। आप जब भी इसको पढ़िएगा तो एक काम करिएगा, वेबसाइट जरूर ओपन कर लीजिएगा, एक पेज में वेबसाइट ओपन करके वहां से आप पढ़ेंगे तो ज्यादा समझ में आएगा। देखिए, इसमें सुकन्या समृद्धि अकाउंट का पेमेंट कर सकते हैं, एसएसए का पेमेंट कर सकते हैं, उसमें पैसा जमा कर सकते हैं। किसके माध्यम से, डीओपी प्रोडक्ट पेमेंट में, डीओपी उत्पाद भुगतान या प्रोडक्ट पेमेंट के माध्यम से। पीपीएफ का पैसा इसमें हम ट्रांसफर कर सकते हैं, पब्लिक प्रोविडेंट फंड का जो किस्त है उसको भर सकते हैं, आरडी का किस्त भर सकते हैं, पीएलआई आरपीएलआई का पेमेंट भी हम कर सकते हैं, लोन का जो हमारा है उसका भी भुगतान हम आरडी के माध्यम से, जो लोन लिया गया है उसका भी भुगतान हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। कौन कौन सी सर्विस हो गई, सुकन्या समृद्धि अकाउंट, पीपीएफ, आरडी अकाउंट का पेमेंट, जो आरडी आपका है, जो किस्त आपका है, पीएलआई आरपीएलआई जमा कर सकते हैं, और जो आरडी के माध्यम से लोन लिया गया था उसको भी आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। आप एक काम करिएगा, इसको वेबसाइट से पूरी चीजें पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी वेबसाइट खोलेंगे तो हम आपको जो पीडीएफ देंगे ना, तो उसमें वो सारी चीजें, ये सारी चीजें वहां पे दोनों मीडियम में मिलेंगी आपको, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। ये डीओपी पेमेंट हो गया, और फिर इसके बाद आते हैं हम कार्ड्स पे। तो कार्ड कितने प्रकार के होते हैं अभी बताएं, 2 प्रकार के होते हैं, क्यूआर कार्ड और वर्चुअल डेबिट कार्ड।
क्यूआर कार्ड एक जारी होता है, दूसरा आईपीपीबी रुपए वर्चुअल डेबिट कार्ड, ये रुपए कार्ड होता है, ठीक से ध्यान दीजिएगा। कौन सा कार्ड होता है? रुपए कार्ड। जो वर्चुअल डेबिट कार्ड जारी होता है वो रुपए कार्ड होता है। और क्यूआर कार्ड का क्या काम है? क्यूआर कार्ड का आपका क्या काम है कि उसमें आपका अकाउंट नंबर लिखा रहता है और कस्टमर आईडी भी लिखा रहता है, छोटा सा कार्ड मिलता है, एक क्यूआर बना होता है इस तरह से, उस क्यूआर को स्कैन करेंगे तो आपका डिटेल आ जाता है। ठीक है, बहुत जगह पे आपको थंब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, ना ही आधार कार्ड देने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वो ऑटोमेटिक ले लेता है। ये सर्विसेज हो गई। अब इसके बाद इंश्योरेंस थ्रू आईपीपीबी, कुछ और आईपीपीबी की सुविधाएं हैं जो मिलती हैं। इंश्योरेंस की सुविधा मिलती है और लोन की भी सुविधा आईपीपीबी के माध्यम से मिलता है, टाई अप होता है इसलिए मिलता है ना। बाकी पीओएसबी से लोन नहीं मिलता। इंश्योरेंस में बात करें तो बजाज एलियाज का हो गया, एचडीएफसी टर्म का हो गया, एसबीआई लाइफ का हो गया। कहां कहां से इंश्योरेंस हो जाता है? 3 तरह से। बजाज एलियांज का लाइफ स्मार्ट प्रोजेक्ट गोल इसको बोलते हैं, एचडीएफसी टर्म इंश्योरेंस लाइफ बोलते हैं, और एसबीआई लाइफ का सरल जीवन बीमा बोलते हैं। 3 तरह के इसमें इंश्योरेंस होते हैं। देखिए, इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस और ये सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स, है ना। ये हो गया। लोन में आएंगे तो होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, केसीसी, बिजनेस लोन और जीआरओ, लोन रेफरल सर्विसेज, ये चीजें लोन में मिलेंगी, है ना। और इंश्योरेंस में लाइफ इंश्योरेंस में टर्म इंश्योरेंस, इंडोमेंट इंश्योरेंस और एन्युटी इंश्योरेंस, ये चीजें आपको उपलब्ध रहेंगी। ठीक है, ये हो गया इंश्योरेंस की बात। अब लोन की बात आएंगे तो मोटर इंश्योरेंस, मोटर इंश्योरेंस में बजाज प्राइवेट कार पैकिंग पॉलिसी और टाटा जीआईसी प्राइवेट कार पैकिंग पॉलिसी। एक्सीडेंट कवर में रहता है तो बजाज प्राइवेट कार पैकिंग पॉलिसी और टाटा जीआईसी प्राइवेट कार पैकिंग पॉलिसी। हेल्थ इंश्योरेंस में बजाज आईसी प्राइवेट कार पैकिंग पैकेज पॉलिसी और टाटा जीआईसी कार पैकेज पॉलिसी। दोनों में सेम है, यही चीजें रहती है, मोटर इंश्योरेंस में, एक्सीडेंट कवर में और हेल्थ इंश्योरेंस में। ठीक है, ये आपका इंश्योरेंस का पार्ट हो गया। जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और सोशल सोसाइटी स्कीम के तहत इंश्योरेंस होता है। लोन में होम लोन, व्हीकल लोन, गोल्ड लोन, पर्सनल लोन, केसीसी, बिजनेस लोन, जीआरओ, इस तरह के लोन आपको उपलब्ध रहते हैं। ये पर्सनल में ही जाइएगा, पर्सनल में सारी चीजें मिलेगी। मर्चेंट में मर्चेंट के लिए है, पोस्टमैन जीडीएस का भी आप चाहें तो देख सकते हैं। पर यहाँ पे पर्सनल में जाएंगे, जो अभी आप पूरा आज का क्लास जो पढ़े हैं हर चीज यहाँ पे उपलब्ध है। ठीक है, इसको आप हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में देख सकते हैं। यहाँ पे टिक करेंगे तो हिंदी में वो चीजें आ जाएगी, जब वहां पे इंग्लिश में टिक करेंगे तो इंग्लिश में आ जाएंगी, है ना। तो ये रहा छोटा सा क्लास आपका इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के बारे में, जिसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आईपीपीबी भी डीओपी का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न हिस्सा है, इसको आप भूल नहीं सकते हैं। बहुत सारी चीजें डीओपी का आईपीपीबी में चली गई हैं, इसलिए उसको जानना जरूरी है। ठीक है, यहां से देखेंगे तो ये देखिए इन एज फैसिलिटी साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है, कैसे ये काम करता है, कैसे इसको ऑपरेट किया जाता है, कैसे इससे आपकी सुविधा आपका काम इससे आसान हो जाता है, क्योंकि आपको पेमेंट करने की जरूरत नहीं है, आपका पैसा ऑलरेडी जो भी ईएमआई होगा वो कट जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया? तो चलिए, उम्मीद है क्लास आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और आज से आपका आईपीपीबी का क्लास एंड होता है। यहाँ से बैंकिंग एंड रेमिटेंस पार्ट का ही समापन होता है। नेक्स्ट क्लास में इंश्योरेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद स्टैम्प्स पढ़ेंगे। ठीक है, इस तरह से आपका लगभग 11 से 12 क्लास में या 10 से 11 क्लास में आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज का चैप्टर पूरा होगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सिलेक्शन के लिए बहुत कुछ रोना पड़ता है, तभी होगा, बाकी नहीं होगा। मेहनत करिएगा, देखिए बिना मेहनत के कुछ होने वाला नहीं है, बाकी जो होगा तो आपके मेहनत पे ही डिपेंड होगा। ठीक है, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और क्लास अच्छा लगा करे तो लाइक किया करिए, उससे हम लोग भी मोटिवेट होते हैं। भाई अपने को भी मेहनत पड़ती है, तो आप लोग जब लाइक करते हैं तो उससे हमें लगता है कि हाँ और अच्छा करना चाहिए, और अच्छा करना चाहिए। ठीक है,
फिर भी आपको हम बेस्ट देने की कोशिश हमेशा करेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तैयारी अच्छे करिए और जोरों से करिए और लगन से करिए। धन्यवाद।